Good afternoon, everyone. My name is Vikram Singh, and I am standing over here to teach you microeconomics paper. Microeconomics paper, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को काफ़ी कठिन पड़ता है कभी कभी, कुछ छात्रों को, और कुछ छात्रों की बहुत आसान पड़ता है। ये हमने बहुत एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग लाइफ में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही सरल पेपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। इस चीज को हमें आपको समझने की बहुत आवश्यकता है और बहुत जरूरत है। तो इकोनॉमिक्स, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो पहले हम समझ लें इकोनॉमिक्स क्या है और ये वर्ड आया कहां से, क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में एक पूरी परिचर्चा हम लोग करना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या, ये आया कहां से। तो इकोनॉमिक्स देखिए, बेसिकली इकोनॉमिक्स मतलब होता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी संसाधन है, हम उसका न्यूनतम दोहन कैसे करें। मतलब हमारी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, लागत कम से कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ये इकोनॉमिक्स हमको बताता है। जैसे हम जानते हैं कि रिसोर्सेस हमारे पास सीमित हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे पृथ्वी पे रिसोर्सेस जो हैं वो सीमित हैं। तो इस सीमित रिसोर्सेस में लेकिन एक चैलेंज क्या है इसमें, वांट्स जो है हमारी वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट है, मतलब सीमित ही नहीं है। तो एक तरफ रिसोर्सेस जो हैं जिसका हम यूज करते हैं, जो हमें हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करता है, रिसोर्सेस वो सीमित है, लेकिन वांट्स जो हैं वो असीमित हैं। तो इसमें हम बैलेंस कैसे बनाएं, मतलब ऐसा कैसे क्या कर दें कि हम इन दोनों में बैलेंस बना दें। इसीलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जरूरत पड़ा। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक सब्जेक्ट है क्या, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सिंपल सी इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन है कुछ शब्दों में, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये इकोनॉमिक्स है। मतलब वांट्स हमारे सीमित नहीं है और रिसोर्सेस सीमित हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का हमें आवश्यकता पड़ा। ये हो गई इकोनॉमिक्स की। इसमें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो कई इकोनॉमिस्ट या फिर कई सारे अर्थशास्त्रियों के अपने अपने व्यूज हैं इकोनॉमिक्स के। लेकिन हम उसमें फैक्चुअल चीजों में नहीं जाएंगे। आज का हमारा विषय ये है और हमें आपको जो पेपर पढ़ाना है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द से ही आपको मैंने बताया इकोनॉमिक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स के पहले क्या शब्द लगा हुआ, माइक्रो। माइक्रो का यहां पे मतलब है इंडिविजुअल या फिर एट अ मार्केट लेवल। ठीक, अब कुछ शब्द इकोनॉमिक्स में देखिए समझ में आएगा शायद आपको या फिर शायद ना आए समझ में, लेकिन सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे कि क्या है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं समझ में आया। जैसे कि मार्केट शब्द आ गया, तो मार्केट क्या है, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। मार्केट, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मार्केट आपके बीए फर्स्ट ईयर में मार्केट एक पूरा यूनिट है, उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी हैं, जैसे मोनोपोली मार्केट वेयर सिंगल बायर्स या फिर सिंगल सेलर्स, ओलिगोपोली मार्केट few number of sellers, monopolistic market, this is a type of market where buyers and sellers are in few in number। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसमें मेन फीचर जो हमें देखने को मिलती है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आते हैं, मतलब जब दो एक्सट्रीम मार्केट्स की बात करेंगे हम, तो एक मोनोपोली मार्केट आएगा और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आएगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन से क्या मतलब है, हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन है सारी चीजों पे। अगर वास्तविकता में जाएंगे तो हमें सारी चीजों की परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये वास्तविकता है। आपको कहीं कार खरीदनी है,
सेकेंड हैंड कार लेनी है, क्या आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि उस कार की लाइफ कितनी है, क्या है, कितने साल तक चलने वाली? नो, वी डोंट हैव दैट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बट हम इस टाइप ऑफ मार्केट को समझने के लिए एक अजम्पशन लेके चलते हैं, मान्यता लेके चलते हैं। और इकोनॉमिक्स की लाइफ में आप पूरे इकोनॉमिक्स, जब तक आप छात्र रहेंगे, आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, एजम्पशंस लेके आगे चलने पड़ेंगे। क्यों एजम्पशंस जरूरी हैं? एजम्पशंस, मान्यताएं इसलिए जरूरी हैं कि आपको एक थ्योरी को प्रूव करना है, कोई भी थ्योरी है उसको आपको प्रूव करना है, तो एजम्पशंस हमें आपको लेके चलना होगा। क्योंकि एक पॉइंट को या फिर एक चीज को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो बिना एजम्पशन लिए हुए हम कहां से शुरू करेंगे, कहां पे पहुंच पाएंगे, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और शायद हमें इन्फ्लुएंस या फिर रिजल्ट तक पहुंचने तक काफी चैलेंजेस के सामने करने पड़ेंगे। इसीलिए हम एजम्पशंस को लेके चलते हैं। ठीक, तो हमारा जो आपके साथ पेपर का जुड़ाव रहने वाला है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को बखूबी अच्छे से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आप अभी क्लास 12th पास करके आए हैं, और मैं भी कभी आपके जगह पे कभी छात्र हुआ करता था, सेम जगह पे बैठता था, चैलेंजेस काफी आते थे कि सर हमें ये कर्व नहीं समझ में आ रहा है, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इश्यूज एंड चैलेंजेस। ओके, सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम चर्चा करें कि इस पेपर में हम पढ़ेंगे क्या, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, वो सब डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज हैं। लेकिन पहले समझने की कोशिश हम करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी सिंपली टॉक ऑफ इंडिविजुअल मार्केट, नॉट एग्रीगेट मार्केट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट या फिर यूनिट, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल यूनिट क्या है, ये कीवर्ड है, आपको इससे समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम थोड़ा मैक्रो की तरफ चलते हैं कि मैक्रो क्या है, उसके बाद हम माइक्रो की तरफ आएंगे कि माइक्रो क्या है। ठीक, पहले हमने इकोनॉमिक्स समझ लिया, फिर इकोनॉमिक्स के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, तो उसमें से एक तरीके का इकोनॉमिक्स ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आपको कुछ कीवर्ड्स हमेशा से, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ड्स, जिसमें पूरा का पूरा सार छुपा होता है, थ्योरी का, सब्जेक्ट का, उस पार्ट का, उस पर्टिकुलर सेक्शन का। ओके, तो माइक्रो मतलब क्या है, इंडिविजुअल यूनिट। इससे अब व्यवहारिक जीवन में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हम समझने की कोशिश करें क्या है इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट से मतलब है बाजार, सिंपल। और बाजार में क्या क्या होते हैं, बाजार ये मान लीजिए बाजार है, इसमें कई सारे लोग होते हैं, इसमें होते हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, और मार्केट। बिना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के मार्केट संभव है? संभव ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। बिना कंज्यूमर के, बिना प्रोड्यूसर के क्या मार्केट आ सकता है? नहीं आ सकता है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर कौन है? हम आप ही कंज्यूमर है, हम आप ही प्रोड्यूसर हैं। ठीक, आपका जो यूनिट 1 है वो पूरा का पूरा यही यूनिट है, कंज्यूमर ये। और जो यूनिट 2 है वो आपका पूरा का पूरा यही यूनिट है, प्रोड्यूसर। और जो यूनिट 3 है वो आपका पूरा का पूरा यही यूनिट है, मार्केट। इसमें हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हैं।
उसमें मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली को हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते हैं, वो जाके हम लोग बीए थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, जो कि आपका इकोनॉमिक एनालिसिस का पेपर है, वो बहुत आगे की चीज है। अभी हम बीए फर्स्ट ईयर में है, तो बीए फर्स्ट ईयर के ही तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक आज का क्लास जो है, मुझे सिर्फ आप लोगों की जो डाउट्स रहते हैं, जो आपको माइक्रो देखने में बहुत कठिन लगता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो देखने में बहुत कठिन लगता है, उस पेपर को मैं बहुत आसान बनाना चाहता हूं। आपका नजरिया है क्या है? अगर हम सारे मार्केट्स को ऐड कर देंगे, एग्रीगेट साइड जब देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। और वहां पे हम बात करते फिर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई यहां पे भी बात करते हैं। लेकिन ये कैसा डिमांड है? ये माइक्रो का डिमांड है। डिमांड क्या है? मांग, हमारी जो मांग है। अभी हम आपको बताएंगे कि डिमांड से मतलब क्या है। डिमांड ऐसी डिमांड नहीं है कि हम आईफोन की डिमांड कर रहे हैं, हम मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, हम क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं, हम इस चीज की डिमांड से इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड क्या कहते हैं, हम इसकी बात करेंगे। ठीक, डिमांड से मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी मात्रा हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक, एक डिमांड होता है, एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं? डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो चीजें होती हैं। ठीक, अब एक फिगर हम बनाने चल रहे हैं। फिगर बनाना आपको सीखना होगा। फिगर बनाना भी एक कला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिना फिगर बनाए आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले एग्जाम में। ये भूल जाइए कि आपने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ये चीजें अलग है। लेकिन आपको उस फिगर बनने के पीछे का साइंस को समझना होगा। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स को आज तक किसी भी इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि ये इकोनॉमिक्स का विषय है या फिर साइंस का विषय। जैसे हिस्ट्री क्या है? ये आर्ट का विषय है। इकोनॉमिक्स लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगह पे ये आर्ट के तरीके पढ़ाया जाता है, कई जगह ये साइंस के तरीके पढ़ाया जाता है। तो ये इजीलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज है इकोनॉमिक्स का। ठीक, इतनी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। तो डिमांड की बात कर रहे थे, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं या फिर एक प्रैक्टिकल भी है, ये लॉ ऑफ डिमांड आपके यूनिट 1 में सिलेबस में भी है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है सिंपली? ठीक, शुरू से समझेंगे ये कर क्या रहे हैं हम। कोई ग्राफ पेपर ले लेंगे या फिर कोई भी पेपर पे हम ऐसा कर्व बनाते हैं। ठीक, ये ओ से क्या मतलब है? ओरिजिन, शुरुआत हो रही, किसी चीज की शुरुआत हो रही है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती वो एक्स एक्सिस होता है और जो ही वर्टिकल लाइन होती वो वाई एक्सिस होता है। ठीक, मतलब वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ठीक, यहां पे हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए लिखते लेते हैं हम प्राइस, प्राइस को हम पी से डिनोट कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड को हम ये क्यूडी से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कितनी मात्रा को हम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो कर रहे हैं, मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कितना क्वांटिटी कर रहे हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड होती है। मान लीजिए किसी पॉइंट पे हम 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ये 3। ठीक, और कितने कीमत पे हम डिमांड कर रहे हैं?
2 रुपए में, ठीक, 2 रुपए में, या फिर 5 रुपए में कोई चीज हम 4 चीजें खरीद रहे हैं, ठीक, 4 चीजें खरीद रहे हैं, मतलब 5 रुपए में 4 चीजें खरीद रहे हैं, इसको हम सीधे इससे मिला देंगे, ठीक। कोई भी चीज हो सकती है, मोबाइल खरीद रहे हैं आप, पेंसिल खरीद रहे हैं, इरेजर खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, कोई भी चीजें, मतलब किसी वस्तु की कीमत, मान लीजिए हमारे पास पेन है, इसकी कीमत क्या है, 5 रुपए में 4 ठो ये पेन हम खरीद सकते हैं, ये फिगर है आपके सामने, ठीक। तो इससे हम मोटा मोटा क्या देख पा रहे हैं, पहले बारीकी नहीं, पहले मोटा मोटा चीज समझें कि इसमें हम देखना क्या चाह रहे हैं, कि जो क्वांटिटी डिमांडेड का ये कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम हो जाएगा। इस कर्व में भी आप देख सकते हैं, प्राइस अगर 2 से 3 हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कम हो जाएगा। ये कर्व इसीलिए निगेटिवली स्लोप्ड है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और इससे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है निगेटिवली स्लोप है। यही है लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। आप सिंपल सा बाजार में सब्जी लेने गए, बाजार में पेन खरीदने गए, 10 रुपए की पेन आती थी, 10 से 15 हो गया, तो आप कम कर देंगे, पेन खरीदना कम कर देंगे। या फिर आप 3 पेन खरीदते थे, अब 2 ही पेन खरीदेंगे क्योंकि कीमत बढ़ गई। कोई ऐसा शायद एक्सेप्शनल केसेस में ही हो कि कीमत बढ़ रही तब भी हम वो चीज खरीद रहे हैं, होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो नॉर्मल गुड्स नहीं होता। अभी जब हम टाइप ऑफ गुड्स आपको पढ़ाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, तब उसमें हम बताएंगे कि किस केस में जब प्राइस बढ़ती है तब भी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, उस केस में बताएंगे। लेकिन जो सिंपल थ्योरी है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, यही है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। ये लॉ ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज स्पष्ट हुई होंगी आपको। नाउ यूटिलिटी की बात करते हैं। एक चीज होती है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, सब आपके सिलेबस में है। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, किसी चीज की उपयोगिता कितनी है। जैसे इस पेन की यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता, उपयोगिता, यूटिलिटी। यूटिलिटी ही आगे चल के आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये डिफाइन करता वैल्यू को, किसी चीज की उपयोगिता ही डिफाइन करता वैल्यू को, डिमांड को, मांग को। ये यूटिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो है ही, ओवरऑल इकोनॉमिक्स में भी यूटिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो यूटिलिटी को समझते, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता। एक थ्योरी है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अब इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि क्या ये लॉ कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए प्यास लगता है आपको, आप 1 गिलास पानी पिए, आप 2 गिलास पानी पिए, आप 3 गिलास पानी पिए, ठीक। आप 1 गिलास पानी पिए, आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है,
देखते चलिएगा, यूटिलिटी बढ़ रही है। आप पानी जैसे जैसे पी रहे हैं, आपकी प्यास कम हो रही है, आपकी प्यास बुझ रही है, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। और जैसे जैसे आपकी प्यास बुझ रही है या फिर उस चीज की जरूरत, आवश्यकता कम हो रही है, वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, यूटिलिटी एक पॉइंट आएगा, डिक्लाइन होने लगेगी यूटिलिटी। ठीक, जैसे आपको किसी चीज में, हर चीज में एप्लीकेबल है। आप कोई काम कर रहे हैं तो एक समय आता आप थकते हैं, तो जब थकेंगे तो आपका कर्व या फिर परफॉर्मेंस कर्व कैसे बनेगा, डिक्लाइन होने लगेगा, ये घट रहा है समय के साथ। ये कर्व क्या कर रहा है, फर्स्ट यूटिलिटी इंक्रीजेस दिस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। हमारी नीड, आवश्यकता, जरूरत पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, फुलफिल हो जाती है हमारी नीड वांट्स, तो हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। यही सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो पहला ग्लास पानी हम पिए, हमें 2 यूटिलिटी मिली, दूसरा ग्लास पानी पिए, हमें 1.5 ही यूटिलिटी मिली। क्यों, पेट हमारा फुल हो रहा है, हमें उस चीज की आवश्यकता कम हो रही है। तीसरा ग्लास पानी पिए, हमें 1 यूटिलिटी मिली, कर्व आगे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब यूटिलिटी देखिए डिक्लाइन हो रही है, सिंपली यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। पहले यूटिलिटी बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिक्लाइन हो रहा है यूटिलिटी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है। इस थ्योरी को हम कर्व से समझने की कोशिश किए कि क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने डिमांड कर्व को पढ़ा और समझा। अभी इन सब थ्योरीज को आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से विस्तार में समझाया जाएगा। दिस क्लास इज जस्ट इंट्रो क्लास। आप सारे टॉपिक्स से लगभग वाकिफ हो जाइए और आप ये देख लीजिए और ये महसूस कर लीजिए। पढ़ाई में महसूस करना बहुत जरूरी चीज होता है कि हम उस चीज को महसूस कर लें कि हम बहुत आसान चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक, कोई भी चीज टफ नहीं है, एवरीथिंग इज इजी। बस अप्रोच जो होता है आपका वो इजी होना चाहिए। अप्रोच, सब कुछ अप्रोच से होता है कि हम इस पेपर को किस अप्रोच से पढ़ेंगे, किन किताबों से पढ़ेंगे, किन टीचर्स से पढ़ेंगे, क्या क्या हम क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजों को मिला करके आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी है। ठीक, तो जैसे हम डिमांड की बात किए, यूटिलिटी की बात किए, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी से भी आप समझ सकते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व जो बनता है, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड कर्व जो बनता है, इस एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, इस एक्सिस पे हम प्राइसेस लेते हैं, जैसे कि हम पहले भी बताए। तो ये डिमिनिशिंग क्यों है, वो उसी वजह से डिमिनिशिंग है, यूटिलिटी की वजह से डिमिनिशिंग है। ठीक, उस यूटिलिटी से भी हम डिमांड कर्व को डिराइव कर रहे हैं। कनेक्ट हुई चीजें, सारी चीजें इकोनॉमिक्स में कनेक्टेड हैं। यूटिलिटी इज कनेक्टेड विद डिमांड, डिमांड इज कनेक्टेड विद सप्लाई, सप्लाई इज कनेक्टेड विद मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई इज कनेक्टेड विद मार्केट। अब ये डिमांड हो गया। अब ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई होता है ये, लेकिन कंज्यूमर साइड से हम देखते हैं। कंज्यूमर साइड से देखते हैं, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। मान लीजिए किसी चीज के आप उपभोक्ता होंगे, आप कंज्यूमर होंगे, उपभोक्ता। और ये लॉ ऑफ सप्लाई को हम देखते हैं प्रोड्यूसर साइड से। आप किसी चीज को कभी बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, सेल करते हो, व्यापारी हो, इस साइड से हम देखते हैं। तो ये लॉ
लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व देखेंगे आप ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं। आप यहां पे एक प्रश्न हमसे कर सकते हैं कि, और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड को हम लिया, वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस को लिया, कि सर ये प्राइस को हम यहां पे ले रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में लगभग लगभग सारी थ्योरीज, 99% ऑफ थ्योरीज को आप पढ़ेंगे। प्राइसेस को हम हमेशा, या फिर किसी वेरिएबल्स को जो वेरी करता है, जैसे प्राइस वेरिएबल भी हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे, वेरिएबल्स का बहुत बड़ा यूज है इकोनॉमिक्स में। प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, ये सब सारी चीजें हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड, जीडीपी, क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर डिमांड, सप्लाई, इनकम, ये सब सारी चीजें हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं हमेशा। मतलब वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, वेरिएबल्स, प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक, अब इस फिगर में आप मोटा मोटा देख के ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ रही है, ये देखिए प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। इसको आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको देखने को, अब इस तीनों कर्व में आपको मैं बता दूं, ये एस, इसको मान लीजिए एस डैश डैश, इसको एस और इसको एस डैश। ठीक, तीनों कर्व का अलग अलग नाम है। इस कर्व से एक चीज अभी याद आ गया हमको, आपको वो भी मैं अभी बता देता हूं कि इन तीनों कर्व में हो क्या रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। इन तीनों कर्व में क्या हो रही है, शिफ्टिंग। और ये शिफ्ट क्या है, ओरिजिन से नहीं हो रही है। देखिए दो तरीके का कर्व हम बताते हैं। जब S से S डैश चले गए तो हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक, और यहां पे क्या कहेंगे, ओरिजिन से। देखिए कर्व में रोटेशन हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, रोटेशन हो रहा है। ठीक, तो दोनों चीज में अंतर है, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड जब भी रहेगा कि सप्लाई के क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो रही है, तो कर्व में रोटेशन होगा। ये कर्व, ये क्या है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये कर्व है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देखिए एस से एस डैश की तरफ ये रोटेट हो रहा है, लेकिन एक्सिस ओरिजिन से ही रोटेट हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग। इसको कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ये देखिए पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई। इसको आपको जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाएंगे, या फिर इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड में भी यही कर सकते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कर्व में रोटेशन होगा, रोटेशन। इट डज नॉट मीन शिफ्टिंग, रोटेशन। जब शिफ्टिंग की बात करें तो इंक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई की बात करेंगे। यहां पे शिफ्टिंग हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई के केस में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग। और यहां पे क्या हो रहा है, रोटेशन। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है।
दोनों चीजों का मतलब है। क्वेश्चन पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई का आप इफेक्ट दिखाइए क्या क्या होता है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का इफेक्ट दिखाइए क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इन क्वेश्चंस का मतलब समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक, अब डिमांड पढ़ लिए, सप्लाई पढ़ लिए, यूटिलिटी पढ़ लिए, पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़े हैं हम, इसको वन बाय वन नेक्स्ट क्लासेस में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट ओवरव्यू हम ले रहे हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं ये। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट में तो हमारी यही सारी चीजें हैं, डिमांड से रिलेटेड सारी चीजें हैं, और मैक्रो में डिफरेंस सारी चीजें हैं। ठीक, माइक्रो क्या है? इंडिविजुअल यूनिट। जब हम इंडिविजुअल मार्केट की बात करेंगे तो माइक्रो, वहीं मैक्रो क्या है? इन्हीं इंडिविजुअल्स को जब हम ऐड कर देते हैं, सारी एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमी होती है। एग्रीगेट किसी प्रोड्यूसर का अर्निंग कितना है या फिर उसका प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हो रहा है, किसी कंज्यूमर का कितना यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रहा है, ये सब क्या है? सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। ये सब सारी चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे जीडीपी, देश की जीडीपी। जब माइक्रो का पेपर हम लोग पढ़ेंगे, बीए सेकेंड ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, बीए फर्स्ट ईयर में माइक्रो ही रखा गया है, क्योंकि माइक्रो एक ऑर्डर में हम पढ़ाई करते हैं। सिलेबस को जो लगाया गया है, विश्वविद्यालय अपने सिलेबस को जो लगाया गया है, या फिर कहीं भी यूजीसी भी जो रिकमेंड करता है, वो एक ऑर्डर में सिलेबस को सेट किया जाता है। हम माइक्रो पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, और तीसरा जो पेपर है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है। तो ये बेसिक टेक्निक्स के पेपर है, टेक्निकल टेक्निक्स के पेपर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैक्रो में हम जीडीपी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई, ये सब सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जीडीपी, हमारी आपकी इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, देश का राष्ट्रीय आय कितना है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वही इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। ठीक, ये सब चीजें हो गई। आई होप कि सारी चीजें, सारी पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक, अब थोड़ा सिलेबस का बात कर लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अप्रोच होंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, समझने का तरीका क्या होगा। समझने का तरीका बिल्कुल आसान रहेगा, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आसान रहेगा। हम आपको फिर बता देना चाहेंगे, आपको इस विषय को लेकर के, इकोनॉमिक्स विषय को लेकर के मैं माइक्रो भले पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स विषय को लेकर आपकी इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगी, और इस विषय को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। नजरिया पॉजिटिवली बदलेगा। नजरिया दो चीजों में बदलता है, निगेटिवली, पॉजिटिवली। निगेटिवली क्या होता है? हम माइक्रो छोड़ देंगे या फिर इकोनॉमिक्स हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? आप लोग कर्व वगैरह देख रहे हैं और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन देख लिए तो घबराहट हो रही है। ठीक, डायरेक्टली देख रहे हैं ना, वहां तक आपको कैसे पहुंचना है। जैसे आप ऊपर जब चढ़ना है तो आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको सीढ़ी दिख ही नहीं रही है कि हमें किस किस सीढ़ियों से चढ़ के जाना है।
तो वही सीढ़ियां हम लोग सीढ़ी बनाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे और आपके इस विषय को देखने का, समझने का नजरिया और पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। और नजरिया बदलने का मतलब है कि हम इस विषय में बहुत बेहतर से बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। और इन फ्यूचर कभी भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, ये होगा आपके साथ। ठीक, हम भी आपके जगह पे जब थे ऐसे ही सामने रहते थे, बैठते थे, टीचर आते थे यहां पे पढ़ाते थे, बहुत सारे डाउट्स रहते थे दिमाग में, ये कर्व कैसे बन रहा है, ये प्राइसेस को वाई एक्सिस पे ही क्यों ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी तो ले सकते हैं, ये कर्व सीधे सीधे क्यों आ रहा है, तिरछा भी तो जा सकता है, सीधा क्यों आ रहा है। जब तक हम आप समझेंगे नहीं ना, दिमाग में देखिए उल्टे पुल्टे क्वेश्चन बनना लाजमी है और बनने चाहिए। जब तक आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक आप अपने डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में सब चीज सीधे सीधे होती चली जा रही, इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में सिर्फ रटने का काम चल रहा है। हम आपको बता दिए, मान लीजिए ये लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और ये डिमांड का कर्व है। ठीक, ये तो आप रट सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई अब आ गया। अब क्या करेंगे आप, अभी और आगे एक केस आने वाला है, इक्विलिब्रियम का केस आता है और यही मार्केट का ओरिजिन होता है। जब हम डिमांड साइड, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है और ये इक्विलिब्रियम का केस है। 3 केसेस आ गए हमारे सामने। ठीक, 3 केसेस हमारे सामने आ गए। तब हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा। अब यहां पे देखिए आपके रटने का तरीका नहीं काम आएगा, यहां पे आपके सिर्फ समझने और समझाने का तरीका काम आएगा बस। ठीक, ये डिमांड भी मान लीजिए रट लिया और मान लीजिए हो सकता है रट ले आप सप्लाई भी क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या होता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व हम ऐसे बना लेंगे, डिमांड का कर्व ऐसे बना देंगे, जहां पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वहीं तो कीमत निर्धारित होगी। हम गए दुकान पे, वहां कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है और हम आप क्या हैं, कंज्यूमर हैं। हम आप कीमत अदा किए, वो क्वांटिटी हम लोग को दिए, सप्लाई किए, डिमांड किए, कुछ भी किए, इतने क्वांटिटी पे हमको आपको वो दे रहे हैं। ठीक, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी दी है, ये कैसे पता चला हमको? सिंपल सा 2 आपको चीजें हमने बताया, एक डिमांड, एक सप्लाई। जब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हम इक्विलिब्रियम पा रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पा रहे हैं। ठीक, ये सब लेकिन हम समझ रहे हैं, समझ इसलिए रहे हैं कि डिमांड कर्व ऐसे बनता है, सप्लाई कर्व ऐसे बनता है। क्यों बनता है? जब भी किसी चीजों की कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तो अगर आप प्रोड्यूसर हैं, प्राइस बढ़ रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है उस चीज का, तो आप उस चीज की सप्लाई बढ़ाएंगे ना, घटाएंगे तो है नहीं, और बेचो और कमाओ पैसा, ये टेक्निक अपनाएंगे। और यही टेक्निक सारे प्रोड्यूसर्स अपनाते हैं, सारे मार्केट में, सारे इंडिविजुअल मार्केट के जितने प्रोड्यूसर्स होते हैं सब यही टेक्निक अपनाते हैं कि प्राइस बढ़ रही है तो हम सप्लाई को बढ़ा दे रहे हैं। यही होता है। ऐसे यहां पे प्राइस बढ़ रही है, जब डिमांड, हम आप सामान अगर खरीदने गए हैं, मान लीजिए हम गए ये पेन खरीदने, प्राइस इस पेन की बढ़ गई, 20 रुपए से 40 रुपए हो गई, तो पहले जो हम 2 पेन खरीदते थे 40 रुपए में, अब एक ही पेन ले पा रहे हैं। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, और यहां पे क्या हुआ?
क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुआ, बढ़ गया, प्राइस बढ़ा। तो क्यों? यहां पे आप कंज्यूमर हैं और यहां पे क्या है, आप प्रोड्यूसर। यहां पे आप कंज्यूमर हैं, यहां पे आप प्रोड्यूसर हैं, इसलिए। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। तो यूनिट 1 में जो है हम पूरे कंज्यूमर के बारे में समझेंगे, इसी चीज को हम समझने में पूरा यूनिट निकाल देंगे और आपका सिलेबस पूरा इसी चीज पे है, इन्हीं चीजों पे पूरा यूनिट है, कंज्यूमर थ्योरी। तो यूनिट 1 में हम कंज्यूमर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो यूनिट 1 है वो कंज्यूमर के बारे में है, पूरा का पूरा यूनिट। पॉइंट टू पॉइंट आगे सिलेबस में हम जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या कंज्यूमर थ्योरी में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, और एक्यूरेट बोले तो कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 2 जो है मेरा, अपना जो यूनिट 2 है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर के ऊपर। पूरा का पूरा जो यूनिट है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर। जो दूसरा ग्राफ हमने बनाया था वो पूरा का पूरा यूनिट 2 प्रोड्यूसर बिहेवियर पे है। ये जो सप्लाई पोर्शन बताया हमने, मतलब अगर आप सामान खरीदने गए हैं तो यूनिट 1 कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत वो चीजें आ रही हैं। जितने भी बिहेवियर हैं, हमारी यूटिलिटी बढ़ क्यों रही है, घट क्यों रही है, हम पानी पीते जाते, हमारा पेट भरता जाता है तो हमारी यूटिलिटी उस चीज की कम होती जाती है। या फिर आप एक पैकेट बिस्कुट लाए पार्ले जी का, किसी कंपनी का बिस्कुट लाए, उसको खाए 1 2 3 4 5 6, आपका पेट भरने लगा तो आपकी यूटिलिटी फिर डिक्लाइन होने लगती है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये सारी चीजें आप कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे और उसी में आप लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं। फिर इंडिफरेंस कर्व भी आपके सिलेबस में है, तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी उस सिलेबस में यूनिट 1 में है, वो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो चीज नहीं है वो भी हम थोड़ा पढ़ेंगे अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो। बस हमारा एम है सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने का, और अल्टीमेट हमारा एम है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो समझने का, इस पेपर को अच्छे से समझने का। यूनिट 3 जो है वो मार्केट के बारे में है, बाजार। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यूनिट 1 और यूनिट 2 जब मिल जाएगा, एक दूसरे से आके कांटेक्ट में हो रहा है, तो यूनिट 3 बन रहा है। और यूनिट 3 को ऐसे ही बनाया गया है मार्केट। इसलिए यूनिट 1 और यूनिट 2 के बिना यूनिट 3 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आजकल आप पूछ सकते हैं, यहां पे एक प्रश्न आ सकता है, क्या अमेजॉन जैसे है, मिंत्रा है, ये मार्केट है? जी एब्सोल्युटली यस, दिस इज अ मार्केट। दिस इज ई मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। मार्केट का तरीका, अप्रोच बदल गया है, पर ये भी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। दिस इज मार्केट। ओके, क्यों मार्केट है? अमेजॉन या फिर मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, ई कॉमर्स बिजनेस साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, क्योंकि इसमें भी बायर हैं और इसमें भी सेलर हैं, इसलिए ये मार्केट है। जी यस, दिस इज अ मार्केट। कोई आपसे पूछे क्या ये मार्केट है? यस एब्सोल्युटली, दिस इज अ मार्केट एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ई मार्केट। तो इस मार्केट में हम कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोनोपोली मार्केट। किसी चीज की मोनोपोली से मतलब होता है वन, देयर एग्जिस्ट वन, वहां पे एक है। एक का मतलब क्या है?
मोनो मतलब ही होता है वन, एक, सिंगल। और सिंगल से क्या मतलब होता है? सेलर। ठीक, सिंगल सेलर। ऐसे परफेक्ट कंपटीशन, या फिर परफेक्ट मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को जब हम मिला देंगे, ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगा। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीटिव दोनों के फीचर्स आ जाएंगे, तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाएगा। ओलिगोपोली मार्केट होता है एक, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक की डिफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट है, गुड्स हैं, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है उन चीजों में। जैसे ये पेन है, ये अलग क्वालिटी का पेन है, वो पेन है, वो अलग क्वालिटी का पेन है, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस हो जाए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहां पे देखने को मिलेगा। ये है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट मार्केट का क्या मतलब है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगी। जैसे सब्जी मंडी लगती है बाजार में, मंडिया प्रयागराज में भी लगती हैं, मंडिया कई डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही मंडी लगती हैं। जहां पे सब्जियां होती हैं वहां पे मंडी लगती हैं, क्योंकि लोग होते हैं, लोग कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी किसी के साथ या फिर अकेले मंडी में गए होंगे, सब्जी मंडी या फिर किसी भी तरीके के गुड्स मार्केट में गए होंगे, तो वहां पे आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कई सारे खरीदने वाले लोग होते हैं और कई सारे बेचने वाले लोग होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसलिए इस मार्केट को परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। मतलब हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, लगभग इस दुकान पे ये कीमत है, उस दुकान पे भी आप टहल के जाएंगे लगभग वही कीमत मिलेगी। आप बार्गेन कर लेते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, दैट इज डिफरेंट इशू। ठीक, अभी सारे मार्केट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जो जो हमारे सिलेबस में है। पर ब्रॉडली देखें तो 4 तरीके का मार्केट होता है। इन मार्केट के अंदर बाइफर्केशन फिर हुआ है, फर्दर सेग्रीगेशन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है। ओलिगोपोली में भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट मॉडल्स हैं। चैम्बरलिन का जैसे मॉडल है, ओलिगोपोली में कोर्नोट का मॉडल है, स्टेकेलबर्ग का मॉडल है, चैम्बरलिन का मॉडल है, डुओपोली मॉडल है। डुओपोली मार्केट होता है जहां पे 2 सेलर्स होते हैं, डुओपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल जैसे हम समझ लें, सिम कार्ड कंपनीज हैं, जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है। मतलब फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स हैं लेकिन एक नहीं है, ना ही इनफाइनाइट है, फ्यू है। इतने हैं कि हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। और बायर्स क्या है? बायर्स आप जानते हैं, जियो का सिम खरीदना आपको क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये मार्केट किसमें आएगा? ओलिगोपोली मार्केट। तो ये 3 यूनिट का हमने ब्रॉडली डिस्कशन किया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। चौथी जो यूनिट आती है वो आती है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड वेजेस भी आते हैं। रेंट, अगर हम दुकान चला रहे हैं या फिर कहीं पे हम कुछ भी लिए, हम रूम लिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें रेंट देना पड़ रहा है। रेंट की थ्योरीज हैं। इंटरेस्ट की थ्योरीज,
हम कहीं भी ब्याज लेने जाते हैं, कुछ मोबाइल लेना है, हम ब्याज पे मोबाइल ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें, हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट चाहिए, हमको आपको प्रॉफिट चाहिए, सबको प्रॉफिट चाहिए, किसको नहीं प्रॉफिट चाहिए? तो ये प्रॉफिट की थ्योरी है। तो रेंट की थ्योरीज हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे एंड प्रॉफिट की थ्योरीज पढ़ेंगे। वेजेस, वेजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी जब पूछा जाए या फिर अकॉर्डिंग टू आप पूछा जाए तो वेजेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? वर्कर वर्क करता है, उसको क्या चाहिए? वेज चाहिए। तो ये वेजेस की बात करता है। या फिर यहां पे प्रोड्यूसर है, ये कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, लेबर है कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, मैन पावर है वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? वेज चाहिए। तो वेज की थ्योरीज है सिलेबस में। ये ब्रॉडली आपके सामने सिलेबस दिख रहा है, मोटा मोटा आपके सामने सिलेबस दिख रहा है कि हम इस पेपर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम, ये आपके क्लास है, डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, आपको लगता होगा ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, और इंटरेस्ट एक आ गया कि अच्छा हम ये सब पढ़ेंगे, कंज्यूमर की थ्योरीज पढ़ेंगे। हम कंज्यूमर है, हम कैसे वहां पे जाके उनके मार्केट में तो बिहेव करेंगे, हमारा बिहेवियर कैसे किन चीजों से डिटरमाइन होता है, ये कंज्यूमर की थ्योरी बताती है हमें। प्रोड्यूसर है, उसके कैसे बिहेवियर होते हैं, उसके क्या मोटिव्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वहां पे बैठा हुआ है, वो प्रोड्यूसर है। मार्केट के समझेंगे, कैसे कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, क्यों समझेंगे? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं हम, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और इन सब चीजों को रन करने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। रेट की, रेंट की पड़ती है, इंटरेस्ट की पड़ती है, प्रॉफिट की पड़ती है, एंड वेजेस की पड़ती है। इन सब चीजों की रन करने के लिए स्मूथली, ये सब चारों चीजों से हम इन सारी चीजों को रन करते हैं। अगर हम आप प्रोड्यूसर हैं तो वेज चाहिए, लोन लेना है तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेंट पे हम अगर रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें रेंट देना पड़ रहा है, या फिर रेंट कई सारी चीजों के लिए देते हैं हम। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। किसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दिस इज द मोटिव। दिस इज नॉट ओनली द मोटिव, बट दिस इज ऑल्सो द मोटिव। ये मोटिव होता है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए, समझते हुए, मैं आशा करूंगा आपके साथ आगे चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, और बेहतर से बेहतर हम और आप करने की कोशिश करेंगे इस विषय में, बेहतर से बेहतर। और फिर मैं आपको आश्वासन दे देना चाहूंगा कि जैसे डे बाय डे हम क्लासेस करते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। और जब हम इस 4th यूनिट में पहुंचेंगे और इस 4th यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा और आप खुद मुझसे कहेंगे कि सर इस पेपर में मुझे कोई डाउट नहीं है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड है तो एक उसका सिस्टम के तरीके, उसके क्या एजम्पशंस हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं, कैसे एग्जाम में हमें लिखना है, कैसे वहां पे परफॉर्म करना, राइटिंग पे भी हम वर्क करेंगे कि लिखने का सही तरीका क्या है जिससे आप बेटर अच्छे मार्क्स पाएं, हाईएस्ट मार्क्स पाएं या फिर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स पाएं।
पर हाईएस्ट में रहें आप। लिखने का तरीका ये नहीं आप कुछ भी लिख देना है, कहीं से स्टार्ट किए कहीं भी खत्म कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए, सही तरीका लिखने का तरीका, वो भी हम सीखेंगे। हिस्ट्री के पेपर लिखने का अलग तरीका होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर लिखने का अलग तरीका होता है। यह तरीका आपको क्लास से सीखने को मिलेगा कि हम आप कैसे लिखेंगे, कैसे अच्छे से लिखें। बहुत बार होता है हम लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरीज को भी समझ लेते हैं, लेकिन हमें कॉपी और पेन से कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे कि एग्जामिनर के पास जाएगा तो वो देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, तब वो बता पाएंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं। तो लिखने का तरीका बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में देंगे और काम करेंगे। लिखने का तरीका कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, कैसे लिखेंगे हम। जैसे लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी हम पढ़े, अभी पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़े, पर एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया, एक ट्रेलर में आपको दिखा दिया कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका होने वाला है, अप्रोच बता दिया हम लोगों ने एक मोटा मोटा। आगे की क्लासेस में हम फर्दर जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगी। उस थ्योरी को किसने दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। उस थ्योरी के क्या क्या एजम्पशंस हैं, उस थ्योरी में है क्या, उसका एनालिसिस, बीच में क्या होता है डिस्कशन एंड एनालिसिस, स्टार्टिंग क्या होता है इंट्रोडक्शन। जब आप आंसर लिखते हैं तो उसके 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं, 3 मेजर चीजें कवर करनी होती हैं, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस एंड डिस्कशन, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। ये 3 चीजें मिला के आपके एक आंसर बनते हैं। एक आंसर लॉ ऑफ डिमांड जैसे दे दिया गया, एक्सप्लेन इट ब्रीफली या फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो आप लॉ ऑफ डिमांड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, किसने दिया, ये सब चीजें। फिर उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच आएगा, ग्राफ बनाया सकते हैं आप। एक मैथमेटिकल अप्रोच से भी लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाया जाता है। ग्राफिकल अप्रोच भी है लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने को, मैथमेटिकल अप्रोच भी है। तो ग्राफ बनाएंगे आप, उसको ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में आपका एक पैराग्राफ आएगा कंक्लूजन का, उसमें आप कंक्लूड करेंगे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा और उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स की बात कर लिया हमने, ये मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन एक अच्छा आंसर लिखते हुए हमें पॉजिटिवली ही लिखना चाहिए। उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत कम से कम कोशिश करना चाहिए लिखें, और पॉजिटिव के उसके बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसके मेरिट्स क्या क्या है। एवरी थ्योरी हैज इट्स प्लस एंड माइनस, बट उस थ्योरी को आज हम आप पढ़ रहे हैं। कभी किसी ने उस थ्योरी को किसी अर्थशास्त्री ने दिया था, हम आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उस थ्योरी में जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी बात हम आप करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आया होगा, और आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इस पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को